हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं वित्तीय प्रबंधन का मतलब क्या होता है। वित्तीय प्रबंधन मतलब फाइनेंस से रिलेटेड सारी चीजों को हमें कैसे मैनेज करना है, उसका मतलब होता है वित्तीय प्रबंधन। ठीक है, ये फाइनेंस को मैनेज करना। और फाइनेंस को मैनेज कैसे करेंगे हम, वो चीजें हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि वित्तीय प्रबंधन का मुख्य रूप से एक आर्थिक और विवेकपूर्ण तरीके से धन हम कहाँ से लेंगे और कहाँ पर उसको यूज करेंगे। ठीक है, इनकी धन की प्राप्ति से यह अत्यंत प्रभावी स्थान रखता है कि व्यवसाय हम हमारा जो व्यवसाय है वो कैसे चलेगा। उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ये कि विभिन्न उपकरणों के माध्यम से हम वर्तमान और भविष्य में अपने बिजनेस को कैसे गति दे सकते हैं, कैसे उसको डेवलप कर सकते हैं। तो कई सारे तरीके होते हैं हमारे, जहाँ से हम फाइनेंस ले सकते हैं और कहाँ-कहाँ पर हम अपने जो भी फाइनेंस है उसको लगा सकते हैं। तो देखो 3 तरीके होते हैं आपको वित्तीय प्रबंधन में कि पैसा कहाँ से आपको लेना है और कहाँ पर लगाना है। जैसे कि वित्तीय निर्णय की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 3 तरीके के होते हैं। एक तो निवेश के निर्णय होते हैं और एक वित्त पोषण के होते हैं और एक लाभांश के निर्णय होते हैं। जो निवेश के निर्णय होते हैं, वहाँ उसमें आप ये देखते हो कि कहाँ पर आपको पैसा लगाना है। पूंजीगत बजट की बात करते हैं हम यहाँ पर और कार्यशील पूंजी निर्णय की बात करते हैं। पूंजीगत बजट का मतलब होता है कि लॉन्ग टर्म में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो यहाँ पर आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म की एसेट्स परचेज करना चाह रहे हो, है ना? और कार्यशील पूंजी निर्णय का मतलब होता है कि डेली दिन प्रतिदिन की ज़रूरतों के लिए आप पैसा रखते हो, है ना? उसको कार्यशील पूंजी बोला जाता है। उसके बाद वित्त पोषण की बात करें हम यहाँ पर तो यहाँ पर आते हैं आपके जो है कैपिटल स्ट्रक्चर, पूंजी संरचना जो बोलते हैं हम, है ना? कि आपको पैसा लेना कहाँ से है? तो कैपिटल स्ट्रक्चर अगर या फिर मैं बात करूँ पूंजी संरचना की या पूंजी ढाँचा, तो इसमें ना आपके पास कई सारे तरीके हैं। जैसे कि आप अपनी इक्विटी यानी कि अपनी क्षमता से ही पैसा अर्न करना चाह रहे हो, यानी कि इक्विटी शेयर आप इश्यू करोगे और वहाँ से पैसा जनरेट कर लोगे। या फिर आप डिवेंचर इश्यू करके पैसा लेना चाह रहे हो, है ना? ये पूंजी संरचना में ही आते हैं पार्ट। और वही नेक्स्ट मैं बात करूँ तो लाभांश निर्णय की होते हैं। लाभांश निर्णय का मतलब जो आपको प्रॉफिट होता है, जो आप प्रॉफिट फर्म में कमाते हो उसको 2 तरीके से रख सकते हो आप। या तो आप उसको पूरा की पूरा रिटेन कर लो, है ना? प्रतिधारित बोलते हैं इसको। यानी अपने पास ही रख लो, आप अपनी कंपनी में री-इन्वेस्ट करते रहो उसको। या फिर आप डिविडेंड के तौर पे उन लोगों को बाँटते रहो। ये लाभांश निर्णय में आता है। ठीक है? तो आपको वित्तीय प्रबंधन में इतना याद रखना है कि वित्तीय प्रबंधन का मतलब होता है कि धन को कहाँ से हमें प्राप्त करना है और कहाँ पर उसका प्रभावी ढंग से यूज़ करना है, कि कहाँ पर हमें उसको लगाना है। वित्तीय प्रबंधन में आपको वित्त में 3 तरीके के डिसीज़न याद रखने हैं। एक तो निवेश के निर्णय होते हैं कि कहाँ पैसा लगाना है, वित्त पोषण का मतलब कहाँ से पैसा लाना है और लाभांश निर्णय का मतलब होता है कि आपको सारा का सारा पैसा अपनी कंपनी में री-इन्वेस्ट करना है या फिर बाहर के लोगों को प्रॉफिट के तौर पे बाँट के चलना है। इसके कुछ पॉइंट्स की बात करूँ मैं कि वित्तीय नियोजन में कौन-कौन से पॉइंट्स, ये देखो वित्तीय प्रबंधन और नियोजन से कन्फ्यूज़ नहीं होना। वित्तीय प्रबंधन का मतलब कि ये प्रबंधन तो आपने यहाँ से कर लिया ऐसे कि कहाँ से पैसा लेना है, कहाँ लगाना है। और जो नियोजन की बात करूँ तो कहीं न कहीं ये भी एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं कि नियोजन कैसे करोगे आप फाइनेंस का? यानी कि कैसे प्लानिंग करोगे आप? तो एक ऐसी योजना बनाओगे जो कि सरल हो, है ना? कि जहाँ से हम पैसा ले रहे हैं हमें ज़्यादा कठिनाई को सामना ना करना पड़े, या फिर जहाँ जहाँ हमने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है अपना, तो वहाँ से आसानी से उस पैसे को रिकवर हम कर सकें। वहीं इसे हम दीर्घकालिक छवि के रूप में भी लेते हैं कि प्लानिंग हम फाइनेंस से रिलेटेड ऐसी करेंगे जो कि हमारी एक तरीके से जो लॉन्ग टर्म तक चल सके, बार-बार हमें फाइनेंस से रिलेटेड प्लानिंग ना करनी पड़े, है ना? और इसे हम लचीला भी करते हैं। लचीला कैसी होनी चाहिए कि फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। मान लो कि जहाँ पर हम 10 लाख से कोई काम चला रहे थे, वहीं अगर हमें मान लो फाइनेंस की नीड्स ज़्यादा हो जाती हैं, 15 लाख की ज़रूरत है, तो हमें फिर अपनी पूरी प्लानिंग को चेंज करना पड़ेगा। तो वित्तीय नियोजन में हमें अपनी पूरी प्लानिंग्स को चेंज करके 10 लाख से कहाँ लाना पड़ेगा? 15 लाख पे लाना पड़ेगा, है ना? तो लचीला तो आई थिंक सारे ही क्वेश्चंस में देखने के लिए मिल जाता है। वहीं पूँजी का अनुकूलतम उपयोग भी सुनिश्चित करना चाहिए हमें यहाँ पर। वित्तीय नियोजन में क्या करते हैं कि जो हमने कैपिटल यहाँ से ली होगी, मान लो जो कैपिटल हमने यहाँ से जनरेट करी होगी, चाहे तो हमने इक्विटी शेयर से करी हो या फिर डिवेंचर से हमने पैसा लिया हो, तो उसको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, कैसे उसका अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं, वो चीज़ें भी हमें यहीं पे देखनी होती है ना वित्तीय नियोजन में।
वही पूँजी में पर्याप्त तरलता लाना और उसको उसमें सुनिश्चित होनी चाहिए। तरलता का मतलब जो यहाँ पर हमने पॉइंट पढ़े थे, ये वाले, जो हमने कैपिटल मान लो अपने जनरेट कर ली, तो अब हमें 2 तरीके से उसको जो है इन्वेस्ट करेंगे हम, कि या तो हम लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर दें या फिर कार्यशील पूँजी के रूप में कर दें। जहाँ पे हम तुरंत से पैसे की अगर हमें नीड है तो वहाँ से हम पूरी कर सकें, तो वो कार्यशील पूँजी निर्णय में आ जाएगा, है ना? तो तरलता भी उसमें रहनी चाहिए। और अगर आप देखें डिटेल में जाने की देखें तो पूंजी संरचना का मतलब होता है कि समतांश पूंजी और पूर्वाधिकार अंश पूंजी या फिर ऋण पत्र के जरिए जो हम दीर्घकालिक ऋण या फिर रिटेन्ड करके रखते हैं अपनी इनकम्स को या फिर फंड्स को, उनके संयोजन को हम जो है पूंजी संरचना बोलते हैं या फिर पूंजी ढांचा बोल सकते हैं आप इसको। कि जब कोई कंपनी अपनी फाइनेंस कंडीशन को चुनती है तो वहां पर ना पूंजी संरचना वो ये देखती है कि केवल मैं इक्विटी शेयर इशू करके पैसा ले लूं या फिर मैं इक्विटी के साथ-साथ कुछ प्रेफ़रेंस शेयर के साथ पैसा जनरेट कर लूँ या फिर इक्विटी के साथ-साथ मैं प्रेफ़रेंस समता और पूर्वाधिकार अंशों के साथ पूंजी संरचना और समता और पूर्वाधिकारी अंशों के साथ पूंजी यानी कि जो दोनों पॉइंट जो है आपके सेम हो गए, है ना? इनमें तो कोई डिफरेंस ही नहीं है। थर्ड पॉइंट है आपका यहाँ पर कि समता अंश, पूर्वाधिकार अंशों और ऋण पत्रों के यहाँ पे ये हो जाएगा कि समता यहाँ से हटा दो आप, ठीक है? ये हो गया आपका पूर्वाधिकार अंशों के साथ, या तो आप इक्विटी शेयर इश्यू करोगे या फिर प्रेफरेंस शेयर इश्यू करोगे या फिर यहाँ पे आप लिख सकते हो ऋण पत्र, ठीक है? ये ऋण पत्र और यानी डिवेंचर और पूर्वाधिकार अंश ले सकते हैं आप, और डिवेंचर, पूर्वाधिकार और ऋण पत्र, ये 3 हो गए देखो, ठीक है? कि समतांश, पूर्वाधिकार अंश और डिवेंचर, यानी कि यहाँ पर आपने तीनों का कॉम्बिनेशन लिया। तो जो आप को कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, उस कैपिटल के लिए आप डिबेंचर इश्यू कर रहे हो, पूर्वाधिकार अंश इश्यू कर रहे हैं या फिर समता अंश इश्यू कर रहे हैं हम, ठीक है? उन्हीं को जो हम कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ कि जो आपको पैसे की नीड हो रही है, वो आप कैसे जनरेट कर रहे हो, कहाँ से पैसा आप उठा रहे हो अपनी फर्म के लिए, है ना? उसका एक जो कॉम्बिनेशन है, उसी को पूंजी संरचना कहते हैं। उसके बाद मैं बात करूँ यहाँ पर कुछ पॉइंट्स की जो कि वित्तीय योजना में थे आपके, कि व्यवसाय की प्रकृति कैसी है ना? ये भी आपको जो है देखनी होगी यहाँ पर कि विनिर्माण संस्थाओं को एक व्यापारिक संस्था की तुलना में अधिक स्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है, जो कि एक पूरी तरीके से मैन्युफैक्चर्ड नहीं है एक तरह, है ना? उनको क्योंकि अचल संपत्तियों में निवेश विनिर्माण उद्योग के मामले में ज़्यादा अधिक होते हैं। विनिर्माण उद्योग कौन-से होते हैं? एक तो निर्माण होते हैं जो मैन्युफैक्चर्ड है एक तरीके से, है ना? विनिर्माण यानी कि जो मैन्युफैक्चर्ड है पूरी तरीके से नहीं है। वहीं हम बात करें यहाँ पर फाइनेंस की, तो देखो एक व्यवसाय का आकार कैसा है, यदि ज़्यादा छोटा है या फिर लघु है या फिर बड़ा है, उसके हिसाब से भी आप जो है अपने जो फाइनेंस है उसको मैनेज करके चलोगे, पूँजी में उसी हिसाब से इन्वेस्ट करोगे कि बाज़ार में हिस्सेदारी की तुलना देखोगे आपके मार्केट में आपका कितना शेयर है ना? इस प्रकार कंपनी में साझेदारी फर्मों और एकल स्वामित्व की तुलना में भी अधिक स्थायी होती है। परिचालन का पैमाना भी देखो, परिचालन का मतलब होता है ऑपरेटिंग, इसका मतलब होता है ऑपरेट, ठीक है? कि कैसे कोई काम हो रहा है। यह उस स्तर को बताता है जिसमें एक उत्पादन बाज़ार में इसकी सफल बिक्री के बाद होता है, ठीक है? टेक्नोलॉजी की बात आप यहाँ पे करते हो, प्रौद्योगिकी की, है ना? उसके बाद निर्मित उत्पादों के प्रकार देखते हैं आप यहाँ पर, कि किस-किस टाइप्स के आपके प्रोडक्ट जो हैं वो होने वाले हैं। वही गतिविधियों का दायरा भी देखते हैं आप, गतिविधियों का मतलब होता है एक्टिविटी, जो एक्टिविटी होती है, ठीक है? किसी भी फर्म में। तो ये थे आपके फाइनेंस प्लानिंग के कुछ पॉइंट, ठीक है? कि व्यवसाय की प्रकृति कैसी है, उसका आकार कैसा है ना? प्रौद्योगिकी का उपयोग कैसे करेंगे आप, कौन-कौन से टाइप्स की आपकी जो है वो उत्पाद होने वाले हैं और आपकी एक्टिविटी क्या-क्या रहने वाली है, ठीक है? ये पूंजी संरचना का नहीं, ये किसका पॉइंट था? ये वित्तीय योजना के पॉइंट थे, ठीक है? और ये पूंजी संरचना के बारे में मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। तो पूंजी संरचना में आपको बस यही याद रखना है, पूंजी संरचना का मतलब ये होता है, जहाँ पर कोई भी फर्म या कोई भी संस्था इस प्रकार धन जनरेट करती है, इस प्रकार अपने पैसे को प्राप्त करने की देखती है कि इक्विटी, ऋण पत्र और पूर्वाधिकार अंशों का हम
एक संयोग बनाते हैं, यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन बना के चलते हैं, जहाँ पर हम जनसंख्या को अपना व्यवसाय, संस्था को जो अपना व्यवसाय चला रही है, वो कुल पूँजी के रूप में प्राप्त कैसे करना चाहती है। तो कुल पूँजी कैसे प्राप्त करेगी कि सारा पैसा आप इक्विटी से उठाएँगे या फिर आप इक्विटी के साथ-साथ पूर्वाधिकार के साथ चलेंगे, यानी ये सही था यहाँ पर, है ना? इसको हम यहाँ से इरेज़ करते हैं। इक्विटी के साथ-साथ आप पूर्वाधिकार अंश को लेके चलेंगे या फिर इक्विटी और पूर्वाधिकार अंशों के साथ दोनों के साथ ही आप चल दें या फिर ऋण पत्र पूर्वाधिकार के साथ चलें आप, ठीक है? तो ये आपके पॉइंट यहाँ पर हो गए।